जब भी हमारे देश में कोई धर्म जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है। लेकिन आज एक मुद्दा उठाया है नदियों को बचाने का, तो आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है, कितने लोग हैं इनके साथ। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर दांगी है और मैं बागपत ज़िले से हूँ। अच्छा। हम शिवालिक की पहाड़ियों से पैदल चल के आए हैं। 23 जनवरी को हम चले थे और अब यहाँ पे जंतर मंतर बैठे हैं। पहले हम सांसद भवन गए थे, वहाँ से हमें यहाँ भेज दिया गया अपनी बात रखने के लिए। अच्छा, ये जो मुद्दा है, जैसे मैं देख सकती हूँ कि बिल्कुल भी लोग नहीं है आपके साथ जुड़े, और हमने देखा है कि जब बात आती है एनवायरनमेंट की, जब बात आती है कि हमारी नदियाँ साफ रहें, उन नदियों को देवी माना जाता है, लेकिन वो कितनी साफ है वो हम भी जानते हैं। हर किसी को उसकी गंदगी ऊपर से दिखती है, लेकिन जो हमारे जीवन में जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो इस तरीके से प्रदूषित हो रहा है कि वो हमें धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रदूषण, काला पीलिया और बहुत अन्य बीमारियां हमारे शरीर में पहुंचा रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। हर किसी को ऊपरी धर्म जात ये मुद्दे दिखते हैं, अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दे नहीं दिखते किसी को भी। ऐसा क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं लोग आ रहे हैं इस मुद्दे पे? बल्कि इतना अहम मुद्दा है। अगर हम बात करें, अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली की हवा इतनी खराब है, दिल्ली का पानी इतना खराब है, इंदौर में अभी 25 लोगों की जान चली गई खराब पानी से। कोई अकाउंटेबिलिटी उस पर तो है नहीं, लेकिन जब बात आती है धर्म जाति की तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की जब रैलीज होती हैं, आप देखते हो कितने लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों के साथ क्यों नहीं जुड़ते? ये आज की अवधारणा है, हर किसी के दिमाग की अवधारणा है कि अपने जीवन को कोई अनमोल नहीं मान रहा, जबकि हर जगह हमारे बड़े कहते हैं मर गए कि भाई अपना जीवन अनमोल है, अपना शरीर हष्ट-पुष्ट रहे तो हम हर किसी चीज़ को झेल सकते हैं। लेकिन आज के समय बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गई है हर किसी की कि भाई अपनी जाति धर्म बचा रहे तो हम जिंदा रहेंगे। जीवन अपना अनमोल कोई नहीं मान रहा, अपनी जाति और धर्म को अनमोल मान रही है हर कोई। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो ये कब तक चलेगी आपकी लड़ाई? भाई अब हम संबंधित मंत्रालयों से मिलेंगे अगर हमारी आवाज़ रखी गई, लेकिन इस यात्रा के दौरान हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर शहर में जाके एक आंदोलन या एक सम्मेलन जो भी होता है, जागरूक हर किसी को जागरूक करेंगे इसके प्रति। मैं बता दूं, समाज को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और ये बात मैं बिल्कुल इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगी कि हमारे जो हाल है यहाँ की, जैसे यमुना की भी हम बात करते हैं, गंगा की हम बात करते हैं, वो कितनी साफ़ है ये सबको पता है, और हम ही लोग उन्हें गंदा करते हैं। देखो 2018 में एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की, उसमें 4 नदियाँ गंगा, यमुना, हिंडन और गोमती का सर्वे हुआ था। उसमें गंगा, यमुना और गोमती को नदी माना गया, लेकिन हिंडन को मृतप्राय घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी, इतने नाले और इतना केमिकल उसमें छोड़ा जा चुका कि उसका पानी अगर कभी बारिश होती है साफ़ हो जाता है वैसे, लेकिन उसकी बदबू इतनी बुरी भयानक होती है कि वो सूंघी भी नहीं जाती। ये हालात हमारे यहाँ के है। मेरा गांव नगर पंचायत पड़ता है टीकरी, जनपद बागपत में, और वहाँ पे पिछले 2-3 साल के अंदर 50 से 60 मौत हो चुकी कैंसर से, और हेपेटाइटिस के मरीज 75% से 80% के लगभग हैं। ये हालात हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है, ना कोई CHC, ना कोई PHC, ना कोई जिला अस्पताल, उसमें वहाँ कोई जांच की सुविधा ही नहीं। हम तो राज्य सरकार से दुखी होकर अब केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने के लिए आए कि वे हस्तक्षेप करके और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें और इस पानी को और हवा को जो है शुद्ध करने का प्रयास करें। जिस देश में नदियों को नदी माना गया वहाँ तो बहुत साफ है, लेकिन जिस देश में नदी को माँ माना गया उसकी हालत ख़राब है। यही सबसे बड़ा दुख का विषय है, और इसमें हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लगातार 14 साल से हम पिछले 14 साल से कार्य कर रहे हैं। मैं विद्यार्थी परिषद में 4 साल जिला पर्यावरण प्रमुख भी रहा। 12,000 से ज़्यादा पेड़ हम अब तक लगा चुके, और इसमें लगातार जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, प्रशासन को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो भी इसमें सहयोग करें। इसमें जो अनट्रीटेड वाटर है वो डलवाएं, मतलब ट्रीटेड करके डलवाएं, वो ना डलवाएं जो डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं वेस्ट। बताया कि आप इतने सालों से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई बदलाव आया? बदलाव आया, बहुत लोग जाग रहे हैं, और आने वाले समय में, अब हम 23 जनवरी को चले थे, अगले साल 23 जनवरी को हम एक गाँव जाएंगे। 23 जनवरी के बाद 2027 के चुनाव का मुद्दा स्वास्थ्य होगा, क्योंकि शिक्षा भी अगर स्वास्थ्य है तो ही ली जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है यही मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिससे कि जो हमारे लोग हैं वो बच सकें। जैसे आपने कहा एम्स होना चाहिए,
एम्स सिर्फ दिल्ली ही आते हैं लोग। आपने देखा कि कैसे एम्स में हालत है, लोग बाहर सोने को मजबूर है, इतनी हेल्थ खराब है उनकी। अगर हर जगह अच्छे हॉस्पिटल्स हो तो लोगों को दिल्ली भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पे हम पिछली बार कई बार मरीजों को लेकर आए, उनकी दिमाग की नस फट गई, किसी के अंग भंग हो रहे थे, मतलब तिरछे हो रहे थे इसकी नदियों की वजह से, जो प्रदूषण था। हम लेकर आए, यहाँ भर्ती ही नहीं हुए मरीज, क्योंकि जगह ही नहीं थी, बेड ही नहीं थे। अब ऋषिकेश ले गए, वहाँ भी 2 दिन बाद भर्ती हुए मरीज, 2-3 बार के सीने से हुए। हमें चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता है। अब जब हम 60% टैक्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देता है, और वहाँ पे CSC, PSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी दयनीय है कि हमें दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जनता जागरूक हो जाइए। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा कि कोई गोंडा जिले का एक अस्पताल है, वहाँ पे कुत्ते हैं, वहाँ चूहे आए हैं, चूहे घूम रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे। ये सब भी वीडियोस देखी मैंने, तो बड़ा मुझे लगा कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश तो बहुत अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है, बट मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश ग्रो कर नहीं रहा है जिस हिसाब से बातें हो रही है। हम पिछले 4 साल से 5 साल तक एक CSC के अपने गांव में, मैं वहाँ पे, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नदियों के कारण, तो CSC की व्यवस्था को सुधारने का हमने प्रयास किया। तो हम CM योगी आदित्यनाथ जी से मिले, उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, जबकि एक शहर की एक गली में कम से कम 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के पास डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हर साल 10 लाख से ज़्यादा डॉक्टर निकल कर आते हैं पूरे देश में, लेकिन हमारे पास जब भी डॉक्टर नहीं है। तो क्या कारण है? इसकी व्यवस्थाएं खराब सरकार कर रही है, वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसलिए सारा मामला खराब होता जा रहा है। हमें दुख का विषय है, इसलिए हमें केंद्र सरकार के पास आना पड़ा कि वो हस्तक्षेप करके इन मामलों में सुधार करवाए। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से आपको क्या लगता है कि क्या वो एक्चुअली इस पर कोई एक्शन लेंगे, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट करा लेकिन आवाज़ नहीं सुनी गई उनकी। और मेरी विधानसभा बड़ौत है, वहाँ से राज्य पर्यावरण मंत्री KP मलिक है, उनके द्वारा कोई आवाज़ पर्यावरण के खिलाफ नहीं उठाई जा रही। लेकिन हमारे ही ज़िले से हमारे जो सांसद है राजकुमार सांगवान जी, उन्होंने अब सत्र में भी, बजट सत्र में भी ये आवाज़ उठाई कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को एम्स दिया जाए। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगी, हमारी बात पर थोड़ा ध्यान देगी। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार ध्यान दे, उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे, और हम सब जो जनता है और जो देश की 140 करोड़ की संख्या है, मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ कि एटलीस्ट जो अहम मुद्दे हैं, जैसे कि अच्छा अस्पताल, अच्छी शिक्षा, अच्छी हवा, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। आर्टिकल 21 के तहत, जो कि हमारी यात्रा का जो नाम है मिशन आर्टिकल 21 पद यात्रा है, आर्टिकल 21 के तहत ये सब व्यवस्थाएं संविधान ने हमें दी है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम ऐसे नहीं कह रहे किसी को, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार को सर्वप्रथम जिम्मेदारी है कि सरकार इन चीज़ों की व्यवस्थाएं करें। डेफिनेटली पहली बार आज मैं जब ये बात बोल रही हूँ ना कि मौलिक अधिकार है हमारे, तो ये मौलिक अधिकार है, लेकिन शायद जनता नहीं जानती। जनता इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसको बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और कैसे हिंदू मुस्लिम करा ली जाए, ये बैठ के नेता कर रहे हैं और आप सब बट रहे हैं। अगर आप लोग एक्चुअल मुद्दों पे बात करोगे ना, तो हमारा देश भी ना US और चाइना इन सबसे बहुत आगे बढ़ सकता है। जब वहाँ पे जब हम देखते हैं ना, US चाइना में इतनी अच्छी रोड्स है, इतना अच्छा वहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग एक्चुअल मुद्दों पे बात करते हैं, ना कि धर्म जाति के मुद्दों पे बात करके वो लड़ रहे हैं। आप क्या एग्री करेंगे इससे थोड़ा? बिल्कुल यही बात है, तभी तो वो मैंने कहा कि जहाँ नदियों को नदियाँ माना जाता है वो सुरक्षित है, वो साफ नदियाँ हैं। बिल्कुल पानी ऐसा होता है कि अगर सिक्का डाल दो तो तली में दिखाई देता है, और यहाँ पे अगर हाथ में पानी लोगे तो बिल्कुल काला पानी हिंडन का यहाँ पे है। गाजियाबाद में आप जाकर देख सको, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, और इतनी बुरी हालत है। उसका प्रभाव यमुना पर भी सारा पड़ रहा है, क्योंकि वो आके यमुना में मिलती है, और इतना बुरा हाल यहाँ पे है। उसी की वजह से बीमार लोगों को यहाँ एम्स में भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिल पाती। उन्हें रात को सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सड़कों पर लेटना पड़ता है। बहुत सारी तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। बहुत से जर्नलिस्ट हैं ग्राउंड पे जो रिकॉर्ड करके रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से एम्स के बाहर लोग मजबूर हैं सोने के लिए इस ठंड में। और मतलब सबसे पहली बात ठंड, उसके बाद जो बीमार इंसान है उसे सड़क पर सोना पड़ रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। क्यों नहीं सरकार जाग रही? क्यों, मतलब आपको क्या लगता है सरकार क्यों इग्नोर कर रही है? क्योंकि हम शायद आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए इग्नोर कर पा रही है। सरकार सत्ता की चाबी ढूंढती है,
और सत्ता की चाबी उन्माद में मिल रही है आजकल। उन्माद की राजनीति में लोग इतने अग्रसर हो चुके कि नेताओं को उन्माद की राजनीति अच्छी लगती है, उन्हें वहाँ सत्ता में दिखाई देती है। और जो एम्स और ये शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर ये ठीक करेंगी सरकार, जीवन बचेगा, सभ्यताएं बचेंगी, सभ्यताएं मिट जाएंगी, सरकार भी चली जाएंगी। सरकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सभ्यताएं सबसे मजबूत स्तंभ होता है हर चीज़ का। हमारे साथ एक और भी है, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? और जी, मेरा नाम गौरव पांचाल है। मैं शिमाल का गांव शामली से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मतलब कुछ स्टूडेंट तो शायद जागरूक हो ही रहे हैं, मुझे लगे। आप भी स्टूडेंट हो, आप काम जॉब करते हैं, आप खेती करते हैं। खेती करते हैं। हमारे तो चाचा जी हमने देखे यहाँ पे एम्स में ले आए, वे रेलवे में थे, वैसे एम्स में उनमें भर्ती नहीं करवाया गया, उनकी भर्ती नहीं हो पाए, तो फिर यहाँ रेलवे के हॉस्पिटल में उनका गांठें निकली, कैंसर हुआ। हमने उनकी चीखें सुनी, हमारा दिल बस बैठ गया जब उनके हालात देखे। और इसी तरीके के हालात जब हम गांव में सुनते हैं कि एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग मर रहे, इतनी बुरी हालात है। अभी हमारे पड़ोस में गांव है एक बूढ़पुर, कृष्णा नदी बिल्कुल हमारे पास से बहती है, और एक रंबाड़ा मिल है, चीनी मिल, उसका नाला बैठा है, वो ऐसे ही अनट्रीटेड वेस्ट बहता है वहाँ पे। वहाँ 14 दिन के अंदर 13 मौतें हुई, और 14वीं मौत उस दिन हुई जिस दिन अखबार में खबर छपी। इतने बुरे हालात हैं। अब सीएमओ ने उसमें कहा कि जो है ये प्राकृतिक मौत है, लेकिन राज्य मंत्री वहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि हम उन्हें सजा देंगे जो इसके जिम्मेदार है। अब क्या भगवान जिम्मेदार है इसके लिए? जब सीएमओ प्राकृतिक मौत बता रहे हैं तो क्या भगवान जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार अपनी नाकामियां छुपाती है। एनजीटी के अस्तित्व पे इसलिए सवाल है, उन्होंने 2018 में कुछ कार्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को दिए थे नदियों के पुनरुद्धार के लिए, लेकिन आज तक उन पे इतना भी अमल नहीं हो पाया, जो 1% भी अमल नहीं हो पाया। हाँ जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उनसे भी बात करेंगे। आप स्टूडेंट, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं। ये विचार कहाँ से आया कि चलिए अब हिंडन बचाओ, ये जो आप बोल रहे हैं पश्चिमांचल बचाए मिशन, जो आपने आर्टिकल 21, ये कहाँ से कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली हमारी नदियाँ जो है ना वो गंदी हो चुकी है, तो उनसे नदियों में जो इंडस्ट्री का जो हैवी मेटल्स जो जा रहा है उससे पोल्यूटेड हो चुकी है, और ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इन नदियों को मृत घोषित कर दिया था। इनका ऑक्सीजन लेवल 0 हो चुका था जी। और इससे जो निकलने वाला जो वेस्ट है ना वो उसमें जा रहा है, और पेस्टिसाइड्स का भी कुछ इफेक्ट इसमें है जी। तो हमारी सरकार से मांग है कि नदियों की सफाई हो, और जो लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया हुआ है ना उसको थोड़ा नदियों का पुनरुद्धार हो, इसका दोबारा सफाई हो, और पश्चिमांचल विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं नदी की, हम बात करते हैं गंगा यमुना की, और हम देखते हैं जाते हैं हरिद्वार जाते हैं या उज्जैन में कहीं गए, तो हमने देखा जिस तरीके के हालात हैं नदियों के, वो इतने ख़राब है कि आप वहाँ पे, जैसे बनारस भी मैं गई तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे नहीं पानी बहुत अमृत है, लेकिन जब देखा तो वहाँ पे तो कूड़ा बह रहा है, जो फूल मालाएं चढ़ाई जा रही है वो भी उसी नदी में जा रही है। मतलब ये कितनी, मतलब जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तो बहुत कम लोग मुझे मिलते हैं। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब देखा कि कुछ यंग लोग आए और इस बारे में आवाज़ उठा रहे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। आपकी इस पर क्या राय है कि जो जहाँ पे नदियों को नदियाँ माना जाता है वहाँ के कंडीशन देखो, और जहाँ पे नदियों को माता माना जा रहा है वहाँ के कंडीशन आप देखो। जहाँ पे नदियों को नदी माना गया वहाँ पे तो नदी की काफ़ी मतलब पोर्टेबल वाटर है, लेकिन जहाँ पे हमारी जो नदियाँ है उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों की भी इसमें, समाज की इसमें गलती है कि वो अपना जो कूड़ा कचरा जो है वो डालते हैं, लेकिन इसमें पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो भी लोग हैं, मतलब कुछ लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, अनएजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, उन लोगों का इसमें सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार को जागरूक करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को मैंडेटरी करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन को मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स है और क्या हमें रूल फॉलो करनी चाहिए, क्या गाइडलाइन होती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के रूल भी सरकार नहीं मान रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है, और संविधान को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फंडामेंटल राइट अगर आप नहीं जानते तो आज मैं फिर से याद दिला देती हूँ आपको। हवा साफ पानी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था,
ये सरकार को आपको मुहैया करानी पड़ेगी। और ऐसे ही नहीं बस जैसे चल रही है ना अभी स्थिति, वो बहुत ख़राब है। अगर आप देखोगे, आप एम्स के बाहर जाओ, आपको लोग दिखेंगे जो मतलब लिटरली बीमार होने के बाद भी सड़क पर सोने को मजबूर है। ये है हमारे देश की असलियत। जब हम देखते हैं नदियों का जो हालात है वो इतना ख़राब है, वहाँ पे लोग मतलब नहाने के लिए छोड़ो, वहाँ वो पीने तक का पानी नहीं बचा है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। सरकार बहुत सी पॉलिसीज़ लेकर आती है, लेकिन सरकार जो अहम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि मैं बार बार मेरे वीडियोज़ के माध्यम से बोलती हूँ कि साफ़ हवा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर काम होगा तो हमारा देश भी यूएस और चाइना से कई आगे होगा। जो अभी हम कह रहे हैं ना, हमारा देश बहुत मतलब हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु वो तब बनेगा जब जो मूलभूत सुविधाएं है ना, हर इंसान को, उस इंसान को मिलेगी जो गांव में बैठा हुआ वो कहेगा कि हाँ साफ पानी हम पी पा रहे हैं। उस दिन हमारा देश असली में विश्व गुरु बनेगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।